बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फिजिक्स 12 पास्ट पेपर 2010 बहावलपुर। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला एमसीक्यूज है बाइंडिंग एनर्जी कैन बी फाउंड बाय द रिलेशन। बाइंडिंग एनर्जी किस रिलेशन से फाइंड की जाती है? पहला है कैपिटल ई डेल्टा एम ओवर सी स्क्वायर, बी है ई डेल्टा एम सी स्क्वायर, सी है ई 1/2 एम सी स्क्वायर और चौथा ई इज इक्वल टू एम जी एच। आप जानते हैं ई इज इक्वल टू एम जी एच जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है, 1/2 एम सी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बनती है, लेकिन ये फोटॉन के लिए नहीं, आम जनरल पार्टिकल के लिए होता है। और ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो है ये आप जानते हैं कि रिलेशन है बिटवीन एनर्जी एंड मास का, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ये बी वाला होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आफ्टर 2 हाफ लाइव्स नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट आर। 2 हाफ लाइफ के बाद डिके होने वाले एटम्स की तादाद जो है न्यूक्लियाई के अंदर क्या होगी? तो उसका जनरल रिलेशन हमारे पास होता है डिकेड एटम बराबर होते हैं 1/n स्क्वायर, और यहाँ n हमारे पास जो है 1/2 बनेगा, तो 1/2 रेज पावर 2 हो जाएगा। 2 हमारे पास हाफ लाइव्स हैं, तो 1/2 की पावर 2 करेंगे 1/4 हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा अगर हमारे पास एक हमारे पास है एलिमेंट, और अगर हमारे पास एलिमेंट के अंदर n एटम्स हैं तो हमारे पास यानी शुरू में n एटम्स से, तो 2 हाफ लाइफ के बाद n/4 जो है वो डिके हो जाएंगे, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन जो है n/4 वाला होगा। इफ 1 or more electrons are completely removed from an atom then atom is said to be। अगर किसी एटम के अंदर से मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए तो हम कहते हैं एटम हो गया है। नंबर 1 एक्साइटेड, नंबर 2 आयोनाइज्ड, नंबर 3 पोलराइज्ड और नंबर डी है स्टेबलाइज्ड। तो एक्साइटेड उस वक्त होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर में जाता है। आयोनाइज्ड उस वक्त होता है जब इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे एटम से रिमूव कर दिया जाए, लिहाजा यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो आयोनाइज्ड होगा। द रेस्ट मास ऑफ एक्सरे फोटॉन इज, द रेस्ट मास ऑफ एक्सरे फोटॉन इज, एक्सरे फोटॉन का रेस्ट मास क्या होता है? तो आप जानते हैं कि फोटॉन जो है उसकी एनर्जी का तल्लुक जो है उसकी मोशन के साथ होता है, लिहाजा रेस्ट मास ऑफ एक्सरे फोटॉन जो है वो 0 होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी वाला होगा। लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉलिंग ऑन ए मेटल सरफेस इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन। कहता है अगर एक लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी मुनासिब हो किसी मेटल सरफेस पे पड़ने पर इलेक्ट्रॉन को एमिट करे, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज, इस फिनोमिनन का नाम क्या होता होगा? तो आप जानते हैं कि डेफिनेशन के मुताबिक इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम देते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में ए एक्सरे है, बी कॉम्पटन इफेक्ट है, सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, डी न्यूक्लियर फिशन है। आप जानते हैं एक्सरे एमिशन उस वक्त होता है जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होते हैं मेटल की सरफेस के ऊपर। कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं ऐसे इफेक्ट को जिसमें एक्सरे जब स्कैटर होते हैं किसी हैवी एटम के न्यूक्लियस से, और स्कैटर्ड एक्सरे जो है उनकी वेवलेंथ में इजाफा हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो ऊपर वाली डेफिनेशन बनती है कि जब कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जबकि न्यूक्लियर फिशन का मतलब है कि जब कोई स्लो न्यूट्रॉन जो है किसी एटम के न्यूक्लियस में इंसिडेंट होता है तो वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए, इसको न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, लिहाजा मौजूदा केस में करेक्ट ऑप्शन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट इन द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन विल बी। कहता है कॉम्पटन शिफ्ट के अंदर जो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी किस एंगल पर होगी? तो हमारे पास उसका रिलेशन है, यानी ये डेल्टा लैम्डा जो इसको हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, जो बराबर है h/m0c। एच यहाँ प्लांक्स कांस्टेंट है, m0 रेस्ट मास ऑफ फोटॉन है, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा, थीटा जो है स्कैटरिंग एंगल होता है। तो अगर हम इसके अंदर h/m0c यहाँ 1 माइनस कॉज 180 डिग्री यहाँ रिप्लेस करें, यहाँ पर माइनस की अलामत आएगी, तो अगर यहाँ पर हम 1 माइनस कॉज 180 दर्ज करें तो आप जानते हैं कॉज 180 जो है ये भी -1 होता है, तो 1 और -1 मिलकर 2 हो जाएगा। तो जब हमारे पास एंगल 180 डिग्री होगा तब हमारे पास जो डेल्टा लैम्डा है यानी कॉम्पटन शिफ्ट जो है इसकी मकदार मैक्सिमम होगी, जो कि h/m0c/2 बनेगी। इसके अलावा बाकी तमाम एंगल्स पे ये कीमत कम होगी, लिहाजा मौजूदा केस में हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है 180 डिग्री बनता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फंडामेंटल गेट। कहता नीचे दिए गए गेट में से कौन सा गेट जो है फंडामेंटल गेट होता है। पहला नॉर गेट है, दूसरा नॉट गेट है, तीसरा नैंड है और चौथा एक्सक्लूसिव आर गेट है। इन तमाम में से नैंड गेट एक ऐसा गेट है जिससे तमाम गेट जो हैं बनाए जाते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल या फंडामेंटल गेट का नाम दिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ नैंड गेट होगा। द मोस्ट सूटेबल मटेरियल इन मेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट इज। कौन सा मटेरियल ऐसा है जो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए ज़्यादा मुनासिब है। तो आप जानते हैं परमानेंट मैग्नेट ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जिसको ना तो आसानी से मैग्नेटाइज किया जा सके और ना डी मैग्नेटाइज किया जा सके। उसमें नंबर 1 आयरन है, नंबर 2 स्टील, तीसरा एल्यूमिनियम और चौथा कॉपर है। कॉपर तो आप जानते हैं कि ये वैसे ही यानी मैग्नेटिक मटेरियल ही नहीं है, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। एल्यूमिनियम भी डायमैग्नेटिक मटेरियल है। स्टील और आयरन दोनों जो हैं ये मैग्नेट मटेरियल हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट वो होगा जो हार्ड होगा। तो इन दोनों में आयरन जो है ये सॉफ्ट मैग्नेट मटेरियल होता है और स्टील जो है ये हार्ड मैग्नेट मटेरियल है। लिहाजा स्टील ही ऐसा हमारे पास मटेरियल है जो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज होगा। इन 3 फेजेस द फेज डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ कॉइल इज। कहता है कि एसी सप्लाई के अंदर जो फेज डिफरेंस है हर पेयर के दरमियान कितना होता है। तो आप जानते हैं कि जो एसी सप्लाई है इसमें 3 कॉइल्स जो हैं वो कनेक्ट की जाती हैं और तीनों के दरमियान जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। यानी ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 पेयर ऑफ कॉइल्स हैं तो इनके दरमियान आपस में एंगल जो है वो 120 डिग्री का होगा। लिहाजा तीनों के दरमियान जो आपस में एंगल बन रहा है 120 डिग्री आएगा। लिहाजा हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो 120 डिग्री वाला होगा। यानी इन 3 फेज एसी सप्लाई द फेज डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ कॉइल इज 120 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन जो है 120 डिग्री वाला होगा। अगला हमारा आ रहा है एट क्यूरी टेम्परेचर आयरन बीकम्स। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे जाकर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसकी जो मैग्नेटाइजेशन है यानी उसके अंदर डोमेन हैं सारे रैंडम हो जाते हैं। तो ऐसा मटेरियल ऐसा टेम्परेचर जिस पे जाकर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है पैरामैग्नेट में बदल जाए उसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा क्यूरी टेम्परेचर जो है आयरन का वो पैरामैग्नेट। एट क्यूरी टेम्परेचर आयरन बिकम्स पैरामैग्नेट। नेक्स्ट आ रहा है द रिवर्स करंट थ्रो सेमीकंडक्टर डायोड इज ड्यू टू। डायोड के अंदर रिवर्स करंट की वजह क्या होती है। तो आप जानते हैं डायोड के अंदर होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट होती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। और जो उसके अंदर मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो यानी उसमें रिवर्स करंट का बायस बनते हैं जिसको लीकेज करंट का नाम भी दिया जाता है। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन जो होगा मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा। The brightness of spot in the CRO of the screen is controlled by। जो हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है उसकी स्क्रीन के ऊपर जो स्पॉट बनता है उसकी ब्राइटनेस जो है कौन सा जो नीचे दिए गए हमारे पास हैं इसके यानी हिस्से डिवाइसेस के जो हैं किस हिस्से से इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल की जाती है। नंबर 1 कैथोड है, नंबर 2 एनोड है, तीसरा ग्रिड है और चौथा प्लेट्स हैं। तो आप जानते हैं कैथोड जो होता है ये नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है और कैथोड का काम होता है इलेक्ट्रॉन को एमिट करना। एनोड जो होते हैं ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे होते हैं और एनोड जो हैं ये आने वाले यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करते हैं और फोकस करवाते हैं स्क्रीन के ऊपर। तीसरा सी ग्रिड है, ग्रिड भी नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है लेकिन ग्रिड का काम होता है इलेक्ट्रॉनों की तादाद को कंट्रोल करना। जब ये इलेक्ट्रॉन की तादाद को कंट्रोल करेंगे तो यही इलेक्ट्रॉन जो हैं स्क्रीन के ऊपर जाकर जो है ब्राइटनेस पैदा करते हैं। लिहाजा ग्रिड ही ऐसा डिवाइस होगा, ऐसा हिस्सा होगा स्क्रीन अपना CRO का जो ब्राइटनेस को कंट्रोल करेगा। डी प्लेट्स हैं, प्लेट्स आप जानते हैं डिफ्लेक्टिंग पर्पज के लिए यूज होती हैं। ये 2 सेट होते हैं, इनमें से एक हॉरिजॉन्टल होती है दूसरी वर्टिकल होती है। लिहाजा मौजूदा केस में करेक्ट ऑप्शन जो है ग्रिड होगा। नेक्स्ट एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इन द इंडक्टर इज। एनर्जी स्टोर का जो जनरल फार्मूला होता है वो ये वाला यहाँ डी ऑप्शन में लिखा 1/2 LI² है
अगर इसको हम मैग्नेटिक फार्म की शक्ल में भी लिखें तो इसकी कीमत जो है ये बन जाएगी 1/2 b² ओवर b² ओवर म्यू नॉट तो बनेगी हमारे पास, लेकिन इसके साथ अगर अकेला एनर्जी की बात करें तो यहाँ जो है वॉल्यूम भी साथ इन्वॉल्व होगा, एल भी यहाँ आएगा, ए एरिया है और एल जो है उसकी लंबाई है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। तो इसी फार्मूला के अंदर से यानी हमारे पास b² 1/2 b² ओवर म्यू नॉट में से एल जो है वो एल से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर है वो 1/2 b² ओवर म्यू नॉट बच जाएगा। लिहाजा यानी एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी का जो रिलेशन है ये हमारे पास बनेगा b² ओवर 2 म्यू नॉट। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ इम्पीडेंसेस। इम्पीडेंस क्या चीज़ होती है? जब किसी सर्किट के अंदर रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर को इकट्ठा इस्तेमाल किया जाए तो उनकी वजह से जो कंबाइन रेजिस्टेंस होती है उसको हम इम्पीडेंस का नाम कह देते हैं। यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर इज नोन एज इम्पीडेंस। तो देखते हैं इम्पीडेंस क्या होती है। आप जानते हैं इम्पीडेंस इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ VRMS टू IRMS। यानी VRMS से मुराद है यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट है। तो वोल्टेज का यूनिट VRMS का यूनिट वोल्ट होता है और IRMS का एम्पेयर होता है, जो कि वोल्ट पर एम्पेयर बनता है और इसको हम ओहम कहते हैं। लिहाजा इम्पीडेंस का जो यहाँ पर यूनिट बनेगा हमारे पास वो ओहम वाला होगा। तो डी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। बाकी क्या चीज़ें हैं इनको भी देख लेते हैं। हेनरी जो है ये इंडक्टेंस का यूनिट है और जो हर्ट्ज है ये फ्रीक्वेंसी का है, एम्पेयर करंट का यूनिट है। तो ओहम जो है ये रेजिस्टेंस का यूनिट भी होता है, इम्पीडेंस का भी होता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट भी है। लिहाजा मौजूदा केस में ओहम हमारा करेक्ट आंसर होगा। RLC सीरीज सर्किट द करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो होती है जिस पे जाकर कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC और इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL जो है दोनों बराबर हो जाएं, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जिस जगह पे ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं वहाँ जो इफेक्टिव हमारे पास रेजिस्टेंस होती है या इम्पीडेंस होता है वो सिर्फ रेजिस्टिव रह जाता है, R रह जाता है और वोल्टेज और करंट जो हैं इन फेज हो जाते हैं। लिहाजा जिस मुकाम पे जाकर XC बराबर XL हो जाएगा वहाँ पर हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा। लिहाजा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा मैक्सिमम। नेक्स्ट हमारा RMCQ डोमेन एटम्स नियरली। डोमेन क्या चीज़ होती है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिनके अंदर जो एटम्स हैं उन तमाम एटम्स की जो यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इन द सेम डायरेक्शन होती है। इन रीजन को डोमेन का नाम दिया जाता है। ये जैसे मैं फिगर के अंदर एरो के निशान इंडिकेट कर रहा हूँ, तो जो एक एरो है ये एक डोमेन को इंडिकेट करता नहीं है। इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उन तमाम एटम्स का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सारे एक ही डायरेक्शन में होंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन एक एरो पूरे डोमेन को इंडिकेट करता है। तो इसके अंदर तकरीबन 10⁻12 टू 10⁻16 एटम जो होते हैं तमाम के तमाम अपनी मैग्नेटाइजेशन को कंबाइन करके एक छोटा टिनी मैग्नेट बना देते हैं मटेरियल के अंदर। इस हिस्से को डोमेन कहते हैं। तो इसमें तकरीबन 10⁻12 टू 10⁻16 एटम्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।